चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कल मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ बता दिया था आपको और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। मैंने फ्रेम के बारे में बताया था आपको और उसमें इनर्शियल फ्रेम यानी कि जड़त्व निर्देश तंत्र वो मैंने आपको बता दिया था। बच्चों मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं चीजों को। मैंने बताया था आपको सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या था मैंने बताया था कल आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है, निर्देशांकों का एक निकाय होता है, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट उसके बारे में जानकारियां देता है कि वो कहां है, ठीक है। इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगी फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रेम के ही अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे कि ये आपकी बॉडी कहां है, किस तरह से है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये एक पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन है पॉइंट कहां है, तो एग्जैक्ट इसको डिफाइन करने के लिए आपको एक फ्रेम मानना पड़ेगा। फ्रेम आपने इस तरह से मान लिया था और बच्चों इसको हमने x कहा था, इसको y और इसको z कहा था। फिर इसके इधर हमने कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, चलो यहाँ 5 1 2 3 4 5 6 7, इसके यहाँ इस तरह से आ गया। तो 1 2 3 4 1 और ये 7 तक जा रहा, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हुए थे आपके 4,7 इतने हुए थे। इसकी हेल्प से यानी कि ये जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड का माना, इसकी हेल्प से आपने बता दिया कि पी पॉइंट है ये है कहां। आपने कह दिया ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट पर है, ओरिजिन से वाई एक्सिस पर 7 यूनिट दूरी पर है, ठीक है। मैंने एक बात कही आपसे कि ये पॉइंट का जो कंडीशन है ये डिपेंड करेगा आपका फ्रेम कहां है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कोई डिस्टेंस है और मैं किसी पॉइंट को देख रहा हूं, मैं वहां से मेजरमेंट करूंगा, मैं उसके लिए एक तरह से ओरिजिन हो जाऊंगा। मान लीजिए वो 10 मीटर है, मेरे बराबर में मुझसे थोड़ा सा आगे एक आदमी और खड़ा है, वो देखेगा उसे वो 7 मीटर लगेगी अपने आप से, और आगे है उससे कम लगेगी, दूर है उससे ज्यादा दूरी लगेगी, है नहीं। वो डिपेंड करती है चीजें फ्रेम पर, एग्जैक्ट पोजीशन कुछ नहीं होता। अब जैसे सपोज करिए आपने तो ये बात कह दी, हमने फ्रेम इस तरह से मान लिया था, अब मैं सपोज करिए फ्रेम को इस तरह से मान, ये आपका एक्स हो गया, वाई और ये आपका जेड। अब यहां से 1 2 3 मान लीजिए ये 3 पर आ रहा है और इधर ही 1 2 3 पर ही मान लीजिए, तो इसके क्या हो जाएंगे 3,3, पोजीशन बदल गई, ठीक है। पोजीशन डिपेंड किस पर करती है कि जो आप फ्रेम एज्यूम करते हैं, फ्रेम को मानते हैं, उस फ्रेम पर डिपेंड करती है कि उसकी पोजीशन क्या है। बस उसको एक एग्जैक्ट अपने हिसाब से आप डिफाइन कर देते हैं। तो किससे रेफरेंस कौन रहेगा, आप यानी कि फ्रेम, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हिंदी में बोलते हैं इसको निर्देश तंत्र, यानी कि निर्देश देता है कि पार्टिकल कहां है, कण कहां है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका मैंने बताया इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। एक मैंने बताया आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा बताया मैंने आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस तरह से मैंने बताया था। ये था आपका जड़त्वीय, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, निर्देशांक निकाय है ये, ठीक है।
दूसरा मैंने कल इसके बारे में बताया था, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिर मैंने ये कहा था इसमें कि ऐसे फ्रेम जो न्यूटन के फर्स्ट टू लॉज को फॉलो करते हैं, न्यूटन के पहले दोनों नियमों का पालन करते हैं, ऐसे फ्रेम इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है इनर्शियल लॉ, जड़त्व का नियम, पहला नियम यही तो बोला जाता है जड़त्व का नियम। दूसरा मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एफ इजिकल डीपी ओवर डीटी होता है। थर्ड आपका एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। अब ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इनर्शियल में मैंने बता दिया आपको, दोनों पहले फर्स्ट टू लॉज, थर्ड को फॉलो नहीं करता है, पहले दोनों लॉ को फॉलो करता है, वो आपका इनर्शियल लॉ है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। इसमें एक ये बात आती है इनर्शिया, यहीं से हम देखेंगे इनर्शिया, इसको बोलते हैं जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, हर बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। वो बॉडी ये चाहती है कि जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, यानी कि वो रेस्ट में है रेस्ट में रहे, मोशन में है मोशन में रहे, वो उसके अंदर की प्रॉपर्टी है। और ये आपकी हर जगह अप्लाई होती है, ये दैनिक जीवन में भी अप्लाई होती है। जैसे सपोज करिए आप कहीं वर्क करते हैं और एक्सटर्नल एफर्ट ना लगाया जाए, तो आप क्या, जैसे पढ़ लिए तो आप ये देखेंगे कि आपके आसपास कहीं जॉब हो जाए, आपके घर के आसपास, आपके अंदर की प्रॉपर्टी ये चाहेगी कि यही जॉब मिल जाए। सपोज करिए जॉब मिली मुंबई और वहां आपको मिल रहे हैं 70,000 रुपए, ठीक है, और एक जॉब आपको यहाँ दिल्ली मिल गई, वहां आपको मिल रहे हैं 55,000 रुपए, घर आपका यहाँ है, तो निश्चित रूप से आप प्रीफर करेंगे दिल्ली वाली जॉब को, कि वहां इतना दूर जाएंगे, इतने पैसे एक्स्ट्रा, इतना खर्चा हो जाएगा, वैसे भी मन नहीं करेगा कि यहाँ मैं घर के पास रहूंगा और बहुत सारी चीजें देख लूंगा। तो इनर्शिया जो लॉ है वो ये चाहता है कि जैसा है जहां है वहीं रहे। अब क्या है, उसको मुंबई भेजा कैसे जाएगा, उस पर लगाया जाएगा एक्सटर्नल एफर्ट। एक्सटर्नल एफर्ट कौन लगाएगा? जिसने वो चीजें देखी हैं, आपसे जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, घर में जो भी बड़े हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं भाई तू मुंबई ही जा, एट टाइम तो तेरे 15-20 हजार रुपए तुझे कम मिल रहे हैं, लेकिन आगे का ग्रोथ रेट देखिए, वहां ग्रोथ कितना होगा, यहाँ ग्रोथ कितना है, तो वो हो गया एक्सटर्नल एफर्ट। तो हो सकता है वो एफर्ट अगर स्ट्रांग है तो आप चले जाएंगे, और एफर्ट थोड़ा सा वीक है तो नहीं जाएंगे। यही एक जनरली इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है। तो इनर्शिया आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसकी पोजीशन में चेंज का अपोज करती है। तो inertia is the property of any object which opposes to change in its position, जो उसकी पोजीशन में चेंज का अपोज करती है। तो मुझे लग रहा है ये इनर्शिया वर्ड लिख लीजिए आप, हेडिंग लिखो जड़त्व। अभी मैं बिल्कुल स्पीडली नहीं पढ़ा रहा हूं, जितना थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं करते रहिए, रिदम बन जाएगा फिर आपका, पर समझते चलिए चीजों को। लिख लिया हेडिंग? अच्छा लिखो, किसी भी वस्तु का वह गुण, बोलूंगा, किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। इंग्लिश में बोलूंगा ना, जड़त्व कहलाता है। आप लिखें इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which opposes to change in its position। तो ये रहा आपका इनर्शिया। अब बच्चों मैंने ये कहा
कि जैसी है पोजीशन उसकी वैसी ही रहे, ऐसी प्रॉपर्टी है। तो इसको एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूं, v इज इक्वल कॉन्स्टेंट, यही है इनर्सी। v कैसा रहे, नियम, v चेंज ना हो। कहने का मीन ये रहा कि v अगर जीरो है तो जीरो रहे, v अगर मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड है तो इतना ही रहे, ठीक है। अगर v जीरो है इट मीन्स बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहे। जितना उसका वेलोसिटी है, वेग है, उतना ही रहे। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी इनर्शिया, ये गुण क्या होगा, इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम इतनी सी बात से नहीं कह सकते, v कांस्टेंट रहेगा भाई। अब कांस्टेंट में क्या है, v जीरो है तो जीरो ही रहेगा, इट मींस रेस्ट। v किसी वेलोसिटी से मोशन में है तो उस वेलोसिटी से मोशन में रहेगा। तो ये इतनी सी ही बात आपका इनर्शिया को डिफाइन कर रही है कि v इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने पहले वाला जो फ्रेम है इनर्शियल, इसमें यही कहा था आपसे कि ये ऐसे फ्रेम हैं जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं। फर्स्ट लॉ आपका इनर्शियल लॉ कहलाता है। तो इनर्शियल लॉ क्या है, इनर्शिया आ गया, इनर्शिया आ गया तो इट मींस इसमें v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, कांस्टेंट। और जब v कांस्टेंट हो जाएगा तो यहां से एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण निकालेंगे। त्वरण क्या होगा बच्चों, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जो एक्सीलरेशन है ये होता है dv ओवर, यहां पर v क्या है, कांस्टेंट। तो यहां रखेंगे कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो। इट मींस एक्सीलरेशन जीरो है, त्वरण क्या है, जीरो। तो इसको बोल देंगे, ये जो फ्रेम है पहले वाला इनर्शियल, ये होता है अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, त्वरित तंत्र या निर्देश तंत्र, ठीक है। तो यहां तक बात आपकी हो गई। अब इसके बाद में आपका नॉन इनर्शियल आप पढ़िए, लिख लीजिए नेक्स्ट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें लिखेंगे ऐसा निर्देश निकाय, निर्देशांक निकाय, ऐसा निर्देशांक निकाय जो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता है, जो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता है। इंग्लिश में लिखेंगे सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम which does not agree, which does not agree with the Newton's law, पालन नहीं करता है, आगे लिख दें, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कॉमा इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल आपका हो गया, आपको पता चल गया क्या है। अब इसके बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं स्टार्टिंग में जिनको आप जानते हैं, थोड़ा सा उनको विस्तार करके देखेंगे हम, ठीक है। जैसे न्यूटन्स लॉ है, आप जानते हैं, फिर भी सिलेबस में है तो हमें वो पढ़ने पड़ेंगे। तो हम अब आगे इसमें लिखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो गति के लिए, मोशन के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए
जो मैं अभी डिस्कस भी आपसे कर रहा था। तो लिख लीजिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन gave 3 laws for motion. न्यूटन gave 3 laws for motion. देखो लिखते रहना, लैंग्वेज वही लिखना जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। अपना इसमें थोड़ा सा मत करने का प्रयास करना, क्योंकि सीसीएस जैसी भाषा मांगती है, वो भाषा मैं आपको देना चाह रहा हूं, ठीक है। उसी से मार्क्स अच्छे आते हैं, तो उसी हिसाब से आप लिखते रहें। थोड़ा बहुत हो जाए तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ज्यादा शॉर्ट में लिखने का प्रयास ना करें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक ही क्वेश्चन को आप बहुत छोटा करके भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ आता है, आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें लिखा आता है कि भाई इतने वर्ड्स में लिखिए इसको, ठीक है। तो शॉर्ट भी कर सकते हैं तो नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा थ्योरी का भी आप ध्यान देंगे। तो 3 लॉ हो गए, तो फर्स्ट लॉ लिखेंगे। पहला नियम ब्रैकेट में लिख देंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो इसमें क्या है, जो आपका इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी, इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये थी कि रेस्ट या मोशन जो भी है वो कंटिन्यूअस रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसमें न्यूटन ने एक बात और जोड़ दी, रहेगी कब तक। उसने कह दिया जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ठीक है। तो बस न्यूटन ने इतना मॉडिफाई किया था। तो इसमें आप लिख लीजिए, यदि कोई वस्तु विराम अथवा गति अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अथवा गति अवस्था में है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन पोजिशन, तो वह अपनी उसी अवस्था में रहेगी। देन ऑब्जेक्ट विल बी इन सेम पोजिशन, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी। हो गया फर्स्ट लॉ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लॉ लिखेंगे हम, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है आपका द्वितीय नियम, ये है लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। लिख लीजिए, लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये था बच्चों, आप लिखते थे कि dp ओवर dt इज इक्वल f। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बल के बराबर होती है। The rate of change of linear momentum is equal to the force applied on the body। बन गया, ये न्यूटन ने सेकंड बात कह दी। तो लिख लीजिए, सेकंड लॉ में इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम according to this law, the rate of change of momentum be equal to the force b be equal to the force apply on that body. अर्थात इट मीन्स dp ओवर dt इज इक्वल f, लिख दीजिए, इट मीन्स dp ओवर dt इज इक्वल f इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। इसका मतलब है सदिश रूप में, तो ये आएगा dp वेक्टर ओवर dt इज इक्वल f वेक्टर। तो ये रहा आपका सेकंड लॉ। अब इसमें जो आपका सेकंड लॉ है ये आपका फर्स्ट लॉ ही है, लेकिन फर्स्ट लॉ का ये स्पेशल केस है। हम इससे इस यानी सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को सिद्ध कर दें एक कोई कंडीशन इसमें अप्लाई करके, तो हम क्या कह देंगे, उसका ये स्पेशल केस हो गया ना, इसमें एक स्पेशल चीज हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये फर्स्ट लॉ बन रहा है। तो एक छोटी सी हेडिंग इसमें पूछा जाता है इसके साथ जुड़ के क्वेश्चन, तो इसमें लिखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम प्रथम नियम की ही एक विशेष दशा है। द्वितीय नियम कॉमा प्रथम नियम की ही एक विशेष दशा है। न्यूटन सेकंड लॉ is the special case of first law। कैसे है इसको हम सिद्ध करते हैं, देखिए सिद्ध कैसे करेंगे इसे। यहां से हम लिखेंगे, ये जो आपका इसे चाहो तो ये इसमें जोड़ के पूछा जाता है, ठीक है, तो नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिख लीजिए। तो यहां हम फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम से, और ये होता है F इज इक्वल dp ओवर dt, ठीक है। वी नो हम जानते हैं P इज इक्वल, ये भाई संवेग है, मोमेंटम है, ये होता है mv, ठीक है, ये क्या होता है mv होता है ना मोमेंटम। चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये इस तरह से वेक्टर लगाएंगे तो दोनों ओर लगाएंगे, तो ये यहां ये यहां, इसकी वैल्यू हम इसमें रखते हैं, प्लीज पहले देख लेना, लिख लेना बाद में। F इज इक्वल डी ओवर डी टी के प्लेस पर ये हमने रख दिया एम बी। एम आपका कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा ये एम, और ये आपका डीबी ओवर dt। डीबी ओवर dt होता है ए, एक्सीलरेशन त्वरण होता है ना, डीबी ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ गया F इज इक्वल एम ए, ठीक है, और ए पर भी लगा देंगे क्योंकि dv ओवर dt इज इक्वल ए, ये आपका एक्सीलरेशन, ठीक है भाई। अब ये कंडीशन आ गई आपकी, तो ये क्या है, ये यहां तक सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ही तो है ये भाई, ये होता था इसमें p का वैल्यू रख दिया, ये भी सेकंड लॉ है, ये भी सेकंड लॉ है, दोनों का मतलब एक ही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब यहां से आगे चलते हैं, कांस्टेंट नहीं है ये,
आगे का आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी कांस्टेंट नहीं है भाई, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन है, जिसमें v आपका चेंज चल रहा है। अब ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। अभी थोड़े से कुछ दिन मुझे लिखना पड़ रहा है ये चीजें, और नहीं फिर इसी से काम चल जाएगा, इंग्लिश में ही चलता रहेगा, सबका सही हो जाएगा। अब बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इट मीन एब्सेंट है, नहीं है, कहने का मीन हो गया F इज इक्वल 0। F इज इक्वल 0 हो गया तो M A इज इक्वल क्या आएगा, F यहां है तो 0 आ गया, F की जगह 0 रख दिया। तो बच्चों A इज इक्वल क्या आ जाएगा, M को नीचे ले जाइए, A इज इक्वल आ गया 0। A क्या हो गया, यानी कि A नहीं है, यानी एक्सेलेरेशन नहीं है। जब एक्सेलेरेशन नहीं है तो V कैसा होगा, कांस्टेंट। A कब होता है, जब V में चेंज होता है। भाई एक्सेलेरेशन की यानी त्वरण की डेफिनेशन ही ये है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो एक्सेलेरेशन होगा, और यहां आपका एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलेरेशन नहीं है तो V आपका कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा चलो मैं और तरीके से भी आपको बताता हूं इसको। वी नो ए को क्या कहते हैं हम, dv ओवर dt, ठीक है। ये आपका dv ओवर dt हो गया, और बच्चों ए का वैल्यू यहां रखिए, देन dv ओवर dt इज इक्वल 0, तो dv इज इक्वल 0 इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर। जब आप इंटीग्रेट करते थे 12th में तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते थे ना, c, यानी कि c का मतलब कांस्टेंट ही था। तो जब हमने इंटीग्रेटिंग किया तो ये dv एट टाइम तक तो ऐसे लिखेंगे, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो dv का v हो गया, और इधर c कांस्टेंट जोड़ेंगे, और c को मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट ही कह देता हूं, तो v क्या हो गया। अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को मैं इतना सा ना लिख दूं, यही तो कहा था आपसे कि v कैसा रहेगा, कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो फर्स्ट लॉ यही तो था कि v कांस्टेंट रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो सेकंड लॉ था, उसमें हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाई, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या आ गया, फर्स्ट लॉ आ गया। फर्स्ट लॉ यही तो है, तो सेकंड लॉ भी आपका फर्स्ट लॉ ही है। बात आई समझ में। तो आप ये लिख लीजिए, आप अब लिखिए, क्लियर है, ठीक है। देखो बेटा, हर स्टेप समझ में आ रहा है, गुड। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछोगे मुझसे, यहाँ हेजिटेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत पूछे, छोटी से छोटी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूछेंगे आप।
क्योंकि कोचिंग है ही इसलिए, है नहीं। लिख गया बच्चों? हाँ बेटा खड़े हो जाओ तुम। मैं आपसे थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, आपको जवाब देना है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात थी कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो क्या है? बात आई कुछ समझ में? इन्होंने कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन के बारे में जानकारी देता है, स्पेसिफाई करता है। गुड, ठीक है बच्चों। और कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक है, यानी कि जड़त्व और अजड़त्व। तो इनर्शियल कौन से होते हैं? हाँ, न्यूटन के पहले दोनों नियमों का पालन करें, फॉलो करें। और इसकी और क्या विशेषताएं हैं? बी कैसा रहता है इसमें? कांस्टेंट। और नॉन एक्सेलरेटेड यानी अनएक्सेलरेटेड, ठीक है। तो फ्रेम क्लियर हो गया वो आपका। अच्छा, और बैठो तुम। अब तुम बताओ दूसरा फ्रेम। हाँ, नॉन इनर्शियल। इसमें इसको कैसे बताएंगे, क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये भी तो फ्रेम तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। विशेषता क्या है इसकी? ये न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। हेजिटेट मत होइए, बैठ जाइए कोई बात नहीं। क्योंकि ये इस तरह से आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये आपके न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये एक्सेलरेटेड होगा या अनएक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड। भाई नॉन इनर्शियल तो एक्सेलरेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि पहले वाला कैसा था? अनएक्सेलरेटेड था। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। इसमें v कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है क्या? चेंज, v चेंज रहेगा। पहले वाले में v कांस्टेंट था, दूसरे वाले में नॉन इनर्शियल में v चेंज होगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपका कौन सा नियम बोला जाता है? इनर्शियल, जड़त्व का नियम। इसमें भी आप बता दोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जैसी भी पोजीशन में है वैसी में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। गुड। जब तक जैसी पोजीशन में है ऐसी ही पोजीशन में रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा v इज इक्वल कॉन्स्टेंट, यानी कि v जीरो है तो रेस्ट में ही रहेगा, v जितना v है उतना ही रहेगा। तो v इज इक्वल कॉन्स्टेंट लिखने का ही मतलब ये हो गया कि जैसी भी पोजीशन है वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ये किसका बोला जाता है? संवेग का, लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? ये हो गया आपका ये F इज इक्वल dt ओवर dt। तो ये आपने बता दिया, बोल दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। इसके बाद ये हमने बात कही कि जो आपका सेकंड लॉ है ये फर्स्ट लॉ का ही एक स्पेशल केस है। हमने सेकंड लॉ को ले गए, इसमें कंडीशन एक अप्लाई कर दी कि अगर आपने फोर्स नहीं लगाया है, फोर्स एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो ये अनुपस्थित मान लिया, एफ का वैल्यू जीरो आ गया। जीरो को हमने यहां रखा, इसको सॉल्व करते हुए लेके आए तो वी क्या आ गया? वी इक्वल कांस्टेंट कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ। सेकंड फर्स्ट लॉ बन गया। क्लियर है चीजें? अब मैं आपको थर्ड लॉ बताता हूं। थर्ड लॉ, तीसरा नियम, ये किसका है? एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का
का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? कोई भी एक्शन है वो अपना एक रिएक्शन अपने साथ रखती है। कोई भी अगर एक्शन किया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां उसका एक रिएक्शन होगा, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के पास उसकी अपनी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रत्येक क्रिया की अपनी बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अपनी बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें हम जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, एक का मास m1 है और दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरे का मास m2 है। ठीक है, अब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच में एक क्रिया हो रही है, तो m1 m2 पर लगाएगा, m2 m1 पर लगाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं न्यू लाइन से, माना दो द्रव्यमान m1 व m2, माना दो द्रव्यमान m1 व m2 अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। लेट टू masses m1 and m2 interact to each other. तब then न्यू लाइन लिख लीजिए, then तब then force on mass m1 by mass m2, इसका मतलब हुआ तब m1 द्रव्यमान पर m2 द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल। देखो, इसको लिखने का तरीका है, जिस पर फोर्स लग रहा है उस डिजिट को हम पहले लिख देते हैं। जैसे F1 लिखा और इसके साथ मैंने 2 लिख दिया, इसका मीन हो गया 2 ने 1 पर लगाया। तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे ए, और ये आ जाएगा M A, और A को भी क्या कहते हैं हम, A1, और ये आपका M1, क्योंकि M1 में A1 आ जाएगा, M2 में A2 शो कर देंगे उसे। आपका हो गया ये इक्वेशन 1। और इसी तरह से आपका क्या आएगा, सिमिलरली फोर्स ऑन मास m2 बाई मास m1। अब m1 द्वारा m2 पर लगाया गया बल, इसको हम शो करेंगे F21, यानी अब 2 पर लग रहा है, 1 लगा रहा है, इसको कह दीजिए M2A2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये लॉ क्या कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? अच्छा, इसमें मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन कर सकता था, M1 M2 पर लगाएगा इधर, M2 M1 पर लगाएगा इधर, यानी कि इनमें ये डायरेक्शन इस तरह से आ जाएंगी,
M1 पर जो लग रहा है फोर्स, इसको इधर कह देंगे F12 और इधर F2। और इस लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यह डायरेक्शन भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां शो कर दी, यहां हमें शो करने की कोई नीड नहीं है। तो यूजिंग द डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा F12 माइनस F21 और इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में क्या होगा, F12 इज इक्वल F21। अगर आप इस पर वेक्टर नहीं लगाएंगे तो इनकी वैल्यू बराबर आएगी, वेक्टर लगाएंगे वैल्यू तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। हमने यहां से यूज कर लिया डायरेक्शन, लिख लीजिए। नमस्ते। नमस्ते बच्चों। पहले कुछ 2-3 टॉपिक आपके जो आपने पढ़े हुए हैं उनसे थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ा सा अलग चीजें आएंगी। बस ये है कि साथ के साथ ये तैयारी करते रहना आप लोग, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है, आपका इंटरनल की डेट आ जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के बाद पहला इंटरनल आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी 2-1 दिन और मैं थोड़ा ऐसे रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। आप भी रिदिन में आओ, मैं भी रिदिन में आऊँ। ऐसा होता है ना, टीचर जब नया है तो थोड़ा सा कम्युनिकेट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, 2-4 दिन में आप भी एडजस्ट हो जाओगे, मैं भी एडजस्ट हो जाऊंगा, चीजें और फास्टली होने लगेंगी, ठीक है। तो बाकी बस मुझे ये बताओ कि चीजें तो ये समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर होती जाए। ऐसा तो नहीं घर जाके बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक रिवीजन सा करोगे तुम, माइंड में आ जाएगी। और वैसे भी एक नॉर्मल सी चीजें थी। अच्छा, ह्यूमन जब चलता है तो उसमें चलने में एक्शन से चलता है या रिएक्शन से चलता है? फ्रैक्शन, अच्छा, रिएक्शन दोनों ही है, फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन होता है ना, घर्षण, दोनों का ही काम होता है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी मीन्स, जो घर्षण है वो एक जरूरी घटना है या जरूरी दोष है, कह सकते हैं। ना हो तब भी दिक्कत, और ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम अपने पैर को आगे रखते हैं, पैर फिसल जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन होना जरूरी है। तो हम एक्शन क्या करते हैं, एक्शन ये करते हैं कि हम जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, लेकिन जमीन का मास ज्यादा है, अर्थ का, पृथ्वी का मास ज्यादा है, तो वो तो धकेल तो नहीं पाते हैं हम पृथ्वी को, तो पृथ्वी ही हमें आगे की ओर धकेल देती है। तो हमारा जो मूवमेंट होता है, वो हमने जो एक्शन किया उसका जो रिएक्शन है, पृथ्वी के द्वारा आगे की ओर धकेले जाना, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो
अच्छा, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, ठीक है, गति के नियम ये पढ़े होंगे। थोड़ा सा इनमें बताऊंगा, फिर आगे आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपके सीनियर्स बच्चे हैं, इनका बैचेज है। इसके बाद बस ये है कि आप लोग भाई, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सीरियसली हो जाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर का एक सेमेस्टर हल्का निकल गया, ठीक है, तो उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई पेपर बेकार चला गया तो उस पेपर का जो पेपर आप देंगे, जैसे जो बैच बोलो या सप्लीमेंट्री बोलो, वो आपको थर्ड सेम के साथ देना होगा। तो उस टाइम पर थर्ड सेम का भी लोड और फर्स्ट का भी लोड, तो सारा बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्रिटिकल केस हो जाता है। तो इसलिए आप अभी से चीजों को लेते हुए चलेंगे अच्छे से, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इतना इतना ही करते हैं। कोई बच्चा है? अरे, ऐप डाउनलोड कर लिया? तुम्हारे पास मोबाइल है? ऐप डाउनलोड करो। बता भाई इसे, KRJ इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पर लिखो। आप लोग भी कर लीजिए। कर लिया? कर लो, बैठ के कर लो, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है, क्योंकि क्लासेज आपको कल की मिल जाएगी। बेटा करो इसे, इन्हें हाँ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कर लेना, चलो तुम कर लेना, ठीक है, मुझे मिल जाएगा नाम वगैरह। और एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बेटा, किसी के पास, तुम्हारे पास मोबाइल है? एक एक बच्चा एक क्लास ज्वाइन कर लो, नहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। ज्वाइन कर लीजिए, खोल के ज्वाइन करो इसे, ज्वाइन करिए, एक मिनट रुक जाइए बस, प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बोल दी बुक, बताइए 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 बताइए। ये है, ये पास में है, यहाँ भी चल रही डेमो, आप ले लीजिए जिसको डेमो लेना है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए बच्चों, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।